मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं पिनाकल के बुक से। ये स्पेशल रेलवे के लिए है, जिसमें 150 तक का सॉल्यूशन पहले हम लोग छोड़ दिए थे। अब आज जो है 151 से कंटिन्यू करेंगे 175 तक। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा, और आपका डिमांड भी था कि ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू किया जाए, तो आपकी बात को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो आपकी बात को हम लेकर चलते हैं। आवाज जो शुरू करेंगे वो 151 से लेकर 175 तक, जिसमें पहला सवाल आपका इंतजार कर रहा है ग्रुप डी वाले के लिए। कहता है, नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। प्रत्येक कोण की माप पूछेगा तो वो हर हाल में नियमित करके ही आपको देगा। रेगुलर पॉलीगन का ही प्रत्येक आंतरिक कोण आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब सुनिएगा इस बात को जरा। सभी अंतःकोण का जो योग होता है मेरे मित्र, सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो n-2 गुना 180 डिग्री होता है। इसमें नियमित रहे या नियमित न रहे उससे मतलब नहीं है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें निकालना है, तो n जो होता है नंबर ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें 3 साइड होगा, 3 में 2 जाएगा 1, 1 गुना 180 तो 180 डिग्री। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग पता करना है, तो n के जगह 4 रखिएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 गुना 180 यानी 360। तो ये सभी अंतःकोणों का योग का जो फॉर्मूला हो गया वो n-2 गुना 180 डिग्री। हाँ या नहीं। अब इसमें प्रत्येक कोण की बात करेगा, तो जब सम निकल के आ जाएगा, मतलब योग निकल कर आ जाएगा, तो प्रत्येक अंतःकोण का जो माप होगा n से भाग दे देना है। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है। और एक तीसरी बात है कि सभी बाहर में जो कोण बनेगा, बहिष्कोण का जो सम होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, ऑलवेज 360 डिग्री याद करना है। और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 डिग्री बटा n होगा। ये 4 बातें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अब इसमें बोल रहा था कि अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप, तो n के जगह 8 रखिएगा, तो 8-2 गुना 180 डिग्री, और बटा में लगा दीजिएगा 8, क्योंकि अष्टभुज है। 4 से 2 बार में, 4 से 45 बार में, 2 से 2 तिया 6 यानी 45 तिया 135 डिग्री, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। यदि चतुर्भुज के कोणों की मापों का जो अनुपात है 1-3-1-3 है, तो बताइए चतुर्भुज कैसा होगा। रही बात कोण का, तो रेशियो देखने मात्र से मुझे पता चल रहा है कि अगर मैं एक चतुर्भुज बनाऊं इस तरीके से, जिसमें अगर इसको 1x मान लूं, तो दूसरा वाला हमारा 3x होगा, तीसरा वाला हमारा x होगा, और चौथा वाला हमारा फिर से x 3x हो जाएगा। तो इसमें अपोजिट एंगल जो है वो बराबर हो रहा है। अगर अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा तो हर हाल में वो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर होगा। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। कौन वाला चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में और भी कंडीशन बहुत सारे बनता है, वो सारे कंडीशन को एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तब पैरेललोग्राम में पहली बात तो ये है मेरे मित्र कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होगा। पहली बात है कि अपोजिट साइड इक्वल होगा। दूसरी बात है कि इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है। तीसरी बात इसमें है कि इसके जो डायगोनल होगा वो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये इतना बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि पैरेललोग्राम में होता है, ध्यान में रखना है। अब दूसरा है रेक्टेंगल। ये तो था पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम था। दूसरा हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो रेक्टेंगल का होगा। ये जो रेक्टेंगल है इसको भी बोला जाता है पैरेललोग्राम। कहिए कैसे। क्योंकि पैरेललोग्राम में जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो सारा प्रॉपर्टी पहले इसमें शामिल होता है, उसके बाद उसमें कुछ और एक्स्ट्रा बात होता है। जैसे इसमें अपोजिट साइड इक्वल तो इसका भी अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल तो इसका भी अपोजिट एंगल इक्वल, इसका तो प्रत्येक एंगल इक्वल है। फिर डायगोनल बाइसेक्ट तो इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम में जितना गुण है उससे इसमें ज़्यादा है, इसीलिए इसका नाम देना पड़ा रेक्टेंगल। लेकिन सभी रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का सारा गुण उपस्थित है।
अब इसके अलावा इसमें क्या बातें होता है, इतना गुण जो पैरेललोग्राम में बताएं, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें होगा कि इसके जो डायगोनल होगा वो दोनों इक्वल होगा, यानी जितना AC होगा उतना ही BD होगा। बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन ध्यान रखना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट ये नहीं करेगा, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा। स्क्वायर और रोम्बस दो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात, अब तीसरी बात इसमें यह है, देखो, है ना, मैंने यहाँ तक अपनी बातों को बताया, उम्मीद है कि यहाँ तक इस बात को आप समझे होंगे। अब इसमें थोड़ी और बातें कर लेते हैं। ये तो मैंने रेक्टेंगल की बात किया, अभी जो तीसरी बात हम करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर की। ये है स्क्वायर की। स्क्वायर में भी पैरेललोग्राम के सारा प्रॉपर्टी मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसमें और क्या होता है, रेक्टेंगल का भी सारा प्रॉपर्टी इसमें मौजूद होता है। इसलिए सभी स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, हाँ या नहीं। तो जितना गुण रेक्टेंगल में है उतना गुण तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या है, इसके अलावा इसमें है कि इसके जो चारों साइड्स है वो आपस में इक्वल है, चारों साइड्स इसके आपस में इक्वल है। और क्या है, इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। इसके डायगोनल कहाँ पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे। ये सब बराबर होता है, ये सब के सब क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसके बराबर नहीं। यहाँ एक पाई लगा दीजिए, ठीक है, हाँ जी, ये स्क्वायर होता है। एक चौथा क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है, वो है रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है, जिसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं। अब ये समचतुर्भुज क्या होता है, तो समचतुर्भुज भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें पैरेललोग्राम में जितना गुण होता है सारा गुण इसमें मौजूद होता है, बट रेक्टेंगल का सारा गुण इसमें मौजूद नहीं होगा, स्क्वायर का सारा गुण इसमें मौजूद नहीं होगा। इसलिए सभी रोम्बस को रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सभी रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस बात को कि इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है कि इसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो इसका भी तो ऑल साइड्स इक्वल है, हाँ या नहीं। तो सभी स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो इसके भी डायगोनल 90 डिग्री पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी यहाँ स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हमको दिख रहा है जिसमें पैरेललोग्राम भी आके समा रहा है, रेक्टेंगल का गुण भी इसमें आके समा रहा है, और रोम्बस का भी गुण इसमें आके समा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो सभी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं। क्या हम सभी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल का सारा गुण इसमें मौजूद नहीं है। क्या हम सभी रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हम सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, नहीं। रेक्टेंगल को सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का सारा गुण जो है रेक्टेंगल में शामिल नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, यही सब पूछ देता है आपसे, आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए जो बताया गया है उसको आप ध्यान से समझिए और बारीकी से टाइम दे करके पढ़िए, क्योंकि मन जो भटकता है ना, मन के अनुसार अगर चलिएगा तो आपको भटका देगा। वीडियो आपको देखने ही नहीं देता है। आप 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, मन बेचैन हो जाता है कि पता नहीं हम पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। मन में तरह तरह की जो विचारधाराएं जो चल रही है, अगर इस धाराओं के भीड़ में आप पढ़िएगा तो यकीन मानिए आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। जैसे एक बैलगाड़ी होता है ना, तो बैलगाड़ी जो पहले होता था तो उसमें क्या करते हैं कि गाड़ी में बैल को जोत देते हैं और उसके बाद जो है उसको एक साइड से चलाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन अगर दोनों साइड, चारों साइड अगर हम बैल लगा देंगे तो वो गाड़ी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हमारी जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है कि हम लोग कभी इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, तो मन स्थिर नहीं है। मन तो किसी का भी स्थिर नहीं रहता है, मन का स्वभाव ही है चंचल, तो स्थिर रहेगा कैसे। लेकिन उस पर विवेक का, बुद्धि का अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे ये चीज को, तो फिर आपको सफलता जीवन में कैसे मिलेगा, ये मन को समझाना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, रील्स देखने लग जाते हैं। जैसे ही वहां आया लगेगा क्या मजाक कर रहे हैं, ये सब उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं, हटाओ, जो चल रहा है सामने आया है उसका मजा ले लेते हैं। तो ये क्षणिक मजा है,
और उस क्षणिक मजा के चक्कर में आपको पूरे जन्म जितना भी आपको जिंदगी है भुगतना पड़ सकता है। तो हम कुछ ऐसा काम कर लें जिससे कंटिन्यू हम उसके सहारे हम जिंदगी को जी सकते हैं। हम एक क्षण के मजा के चक्कर में हम अपना लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो इस आप तो समझदार ही होंगे, क्योंकि तैयारी करने वाले जो हैं आप लोग, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, कभी कभी आपको जगाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप सो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 153, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ए बी बराबर डी है, ए सी बराबर ई एफ है और बी सी बराबर डी एफ है। ट्रिपल एस क्राइटेरिया से के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अब देखिए, ये छोटा सवाल है, बहुत छोटा है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आपसे बन पाता है। नतीजा ये होता है कि आप डिमोटिवेट होते चले जाते हैं कि लगता है हमसे तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना करके आप प्रैक्टिस को जारी रखेंगे अगर हमारे साथ, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, और कह रहा है कि ए सी ई एफ के बराबर है। ए सी जो है ई एफ के बराबर है, अब बच गया ये इसके बराबर होगा। अगर ये तीनों साइड बराबर है मेरे मित्र, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन कह रहा है सर्वांगसम होगा तो ए बी सी के साथ कौन होगा, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है इसके साथ कौन होगा कॉन्ग्रुएंट, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को यहाँ लिखा गया है। यहाँ डी ई एफ लिखा है, ई डी एफ लिखा है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। वो आपसे जानना चाह रहा है कि ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन एंगल बनेगा, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन एंगल बनेगा, सी का कौन एंगल बनेगा, ये पता लगाइए। जैसे मुझे ए का खोजना है तो हम क्या करेंगे, ए का खोजना है तो ए के सामने के साइड को देखेंगे, एक पाई वाला पकड़ाया है, एक के सामने वाला साइड एक पाई वाला पकड़ाया, और यहाँ जो है एक पाई के सामने कौन सा एंगल है, यहाँ जो है एक पाई के सामने हमारा कौन सा एंगल है, ई है, तो मतलब ए का संगत ई हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका से बताता हूँ, आइए समझिए। जैसे मुझे ए बी का संगत खोजना है, ठीक है, तो ए बी का संगत मतलब ए बी के सामने कौन कौन बन रहा है, तो ए बी के सामने सी बन रहा है, ठीक है, और ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर है, तो डी किसके सामने है, डी के सामने कौन सा एंगल है, एफ है, यानी एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो रहा है। तो लास्ट में सी लिखे हैं तो लास्ट में एफ लिख दीजिए, डी को यहाँ सेट कर दीजिए, बन गया ई डी एफ, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में मुझे इतना भी टाइम नहीं लगाना है, तो कैसे बनाएंगे। एग्जाम में न तो आपको फिगर बनाना है, न इतना सोचना है, न इतना पढ़ना है। जैसे यहाँ दे रखा है कि ए बी डी के बराबर है और ए सी ई एफ के बराबर है और बी सी डी एफ के बराबर है, आप क्या करो, सब जगह ट्रायंगल बना दो। आपको पता है ना कि इधर ए बी सी ट्रायंगल बनेगा, उधर ई डी एफ ट्रायंगल बनेगा, तो सब में ए बी सी बना दीजिए। ए बी है तो सी घट रहा है, ए सी है तो बी घट रहा है, बी सी है तो ए घट रहा है, यहाँ डी है तो एफ घट रहा है, यहाँ ई एफ है तो डी घट रहा है, यहाँ ई घट रहा है, बस खत्म कहानी। सी का संगत एफ हो जाएगा, देखिए सी का एफ हुआ कि नहीं। फिर बी का संगत डी हो जाएगा, देखिए बी का संगत डी हुआ कि नहीं, और ए का संगत ई हो जाएगा, तो ए का संगत ई हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके से अगर आप सोचिएगा तो टाइम भी बचेगा और मजा भी आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल को पढ़िए। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 cm है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 है, तो अन्य विकर्ण की लंबाई कितना होगा। समचतुर्भुज के बारे में अभी हमने आपको बताया कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और सभी भुजाएं जो होती है इसकी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बार बार बोलूंगा, ठीक है। अब सुनिए, इसमें बोला ये जा रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 दे रखा है, तो 20 तो सब होगा ही होगा, आपको सबको नहीं लिखना है लेकिन मैं लिख देता हूं। उसके बाद कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई 30 है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई 30 है। अगर हम इसको 30 बनाना चाहें मेरे मित्र, ये तो बाइसेक्ट करता ही है, तो ये 15-15 हो जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ए सी कितना होगा, बिल्कुल बता सकते हैं। अब यहाँ से हाइपोटेनस आप निकालिएगा, लेकिन यहाँ भी निकालने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 400 में 225 घटाइएगा, फिर स्क्वायर रूट निकालिएगा, एक एक सेकेंड मूल्यवान है। तो हमें कैलकुलेशन वाले पार्ट पे भी काम करते रहना है कि हम इस तरीके से ना करके हम कुछ नया तरीका सोचे। जैसे मैं इसको स्टैंडर्ड में बदल देता हूँ, 5 से काट देता हूँ, 5 24, 5 3 15। अब 5 से मैंने काटा तो मुझे पता है कि 4 है 3 है, तो 4 3 से मुझे ट्रिपलेट पता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो ये रूट का 7 आ जाएगा। हमने काटा कितना से था, 5 से,
तो 5 से फिर इसको गुना कर दीजिए। देखिए डायरेक्ट निकल गया 5√7, और ये भी 5√7 निकल गया। मतलब इसकी जो लंबाई होगी सेकेंड वाले डायगोनल की, वो 5 और 5 10√7 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है। हाँ या नहीं? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मुझे भी लग रहा है अच्छा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं जुड़े। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरल रेखा एफ बी सरल रेखा जीडी के समांतर है। अब देखो एक रेखा है सरल रेखा, अब एफ बी और जीडी की बात कर रहा है, कर दिया हमने, समांतर है। कई बार ये फिगर बना देता है, कई बार नहीं देता है बना करके, तो बनाना पड़ता है। अब कहता है ए एफ बी पर एक बिंदु है, एफ बी पर एक बिंदु ए है, और ई जो है जीडी पर स्थित एक बिंदु है सी, सी जीडी पर स्थित एक बिंदु है। ई एफ बी और जीडी के बीच में है, ई कहीं भी लगा लीजिए, मिलाना होगा, ऐसा ही कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि बी ए ई अगर 118 डिग्री है, बी ए ई ये अगर 118 डिग्री है, और डी सी ई 112 है, डी सी ई अगर 112 है मेरे मित्र, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाफ ऑफ एंगल ए सी, इस एंगल का आधा कितना होगा। अब ये एंगल कितना होगा आपको भी पता है, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा, उसके बाद ये लगातार एंगल का सम 180 होता है, जिसमें 18 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 72, तभी ना 118 और 72 मिला के 180 होगा। नहीं जी 72 नहीं होगा, 62 होगा, कि हम भी क्या बोल दिए, 8 2 10 11 17 1 18, इसमें 180 में 112 घटाइएगा तो ये 68 हो जाएगा। ठीक है, 8 2 10 11 17 1 18, हाँ जी बिल्कुल। अब ए सी का वैल्यू अगर हमसे पूछ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, 8 2 10 6 6 12 1 13, यानी 130 डिग्री। लेकिन इसका हाफ करके पूछा जा रहा है मेरे मित्र, तो हाफ करके करिएगा तो 65 डिग्री आ जाएगा। एबीसी क्यू पी आर के समरूप है, और एबीसी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का रेशियो इतना है, और साइड अगर इतना दे रखा है, तो क्यू आर की लंबाई क्या होगा। देखिए प्रैक्टिस में अगर अपने आप को आप रखे हुए हैं, तो आपको तो इतना जरूर पता चल गया होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप की बात कर दे और क्षेत्रफल की बात कर दे, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सिमिलर होता है, तो उसके जो एरिया का रेशियो होता है, ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है मेरे मित्र, वो उसके साइड दिल रहेगा तो साइड के स्क्वायर कर लीजिएगा, हाइट दिल रहेगा तो हाइट के स्क्वायर कर लीजिएगा, मीडियन दिल रहेगा तो मीडियन का स्क्वायर, जो दिल रहेगा पेरीमीटर दिल रहेगा तो पेरीमीटर का स्क्वायर कर लीजिएगा। ए बी सी और क्यू पी आर के जो एरिया का रेशियो होगा, वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, जिसमें क्यू आर की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो मैं एक साइड को क्यू आर ले लेता हूं। अगर यहां मैं क्यू आर को ले लूं, तो मेरे मित्र क्यू आर का संगत क्या होगा, देखो यहां से पकड़ो, क्यू आर का संगत आपको पकड़ाएगा ए सी, और ए सी दे रखा है क्वेश्चन में 9, तो यहाँ कर लेंगे 9 का स्क्वायर। बाकी तो मुझे पढ़ना भी नहीं है कि क्या लिखा है, जितना का जरूरत है उतना ही पढ़िए। क्षेत्रफल का जो रेशियो है, वो क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है 3 और 2, ये 81, इसको थोड़ा देरी के लिए एक्स मान लीजिए, कम लिखना पड़ेगा। 27 बार में 27 दूना 54, यानी √54, 9 छक 54, यानी 3√6, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हैं अगर आप पढ़ते रहेंगे तब। त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। देखो एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजा की बात कर रहा है बराबर की, और बोला जा रहा है ए बी सी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, और बोल रहा है जितना ए बी है उतना ए सी है। अब बोल रहा है कि बी ए सी 30 है। अगर ये मेरे मित्र 30 है और ये आइसोसेलस है, मतलब बेस का एंगल इक्वल होगा, तो 150 में देख लीजिए पूरा एक 80 होता है, जिसमें 30 हो गया तो 150 बचा, और 150 में ये 75 होगा, ये भी 75 होगा, तो ये एंगल 105 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट है तो 180 बनाएगा। अब कहता है एंगल एसीडी कितना होगा, तो एसीडी हमारा 105 डिग्री हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिल है, तो सी कितना होगा। मेरे मित्र समांतर चतुर्भुज को बार बार फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लगातार एंगल की बात अगर करेगा तो उसको जोड़कर 180 बनाना है, अपोजिट एंगल की बात करेगा तो बराबर करना है। ठीक है, यानी आपको जब समांतर चतुर्भुज की लड़ाई लड़नी है तो आप इस तरीके से लड़िए कि ए बी सी डी अगर एक समांतर चतुर्भुज है, और एंगल ए और एंगल बी के बारे में बात कर रहा है, तो लगातार एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 होता है, जिसमें एंगल ए दे रखा है 3x + 16 डिग्री, और एंगल बी दे रखा है 2x + 24, और ये 180 के बराबर, डिग्री कॉमन लेकर उड़ा दिए, 3 2 5x,
24 16 40 घट जाएगा 140, यानी यहाँ से x का वैल्यू 28 डिग्री आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 28 डिग्री आ गया है तो हमसे पूछ रहा है कि c किसके बराबर होगा। और c किसके बराबर होगा, a के, मतलब a और c दोनों बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल। और एंगल a दे रखा है 3x + 16 डिग्री, हाँ या नहीं। तो मुझे x के जगह 28 रखनी है, तो मैं 28 रख लूंगा और इसको सोल्व कर लूंगा, खत्म कहानी। 28 या 84, 84 में 16 जोड़ देंगे 100 डिग्री, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए को समद्विभाजित करती है और डी बीसी पर स्थित एक बिंदु है, ए सी बी डी ये सब देल है, ए बी का लेंथ कितना होगा। मेरे मित्र, आप अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को कि जब वर्टिकल एंगल को बाइसेक्ट करने की बात कर दे या कोई भी ट्रायंगल में एक एंगल का बाइसेक्टर दे दे, तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा कहता है कि एक फार्मूला जानो, अगर एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। बस ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए और वैल्यू पुट कर देना है। ए सी दे रखा है 4.2, तो ए सी के जगह 4.2 रख लीजिए। बी डी दे रखा है 4, तो बी डी के जगह 4 रख लीजिए। उसके बाद कह रहा है बी सी 7 है, तो बी सी के जगह 7 रख लीजिए। तो बी सी पूरा 7 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें से 4 बी डी दे रखा है 4, बी डी कितना दे रखा है 4, तो ये 3 हो जाएगा। कौन, डी सी, तो डी सी की जगह 3 रख लेते हैं। और यहाँ ये भी आपसे पूछ रहा होगा, ये भी नहीं पूछ रहा है, हाँ। बस इसको कर दीजिए सोल्व, खत्म कहानी। 3 से 14 बार में कट जाएगा, 14 4 56, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो 5.6, कुछ भी जान नहीं है। एम एन ओ पी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। अभी मैंने 4 चतुर्भुज बताया, प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री है तो या तो वो आयत हो सकता है या तो वो वर्ग हो सकता है, पहला क्लियर करो। लेकिन वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या है, उसके डायगोनल 90 डिग्री पे काटना चाहिए। अब देखते हैं पढ़ के क्या कहता है। एम एन भुजा पीओ के बराबर है, भुजा एम पी भुजा एनओ के बराबर है, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है, इस बात को पढ़िए। और जब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है तो वो वर्ग न रह करके वो आयत होगा, क्योंकि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री है, तब दो ही चतुर्भुज की बात होगी ना, या तो आयत की या तो वर्ग की। लेकिन इसका डायगोनल अगर 90 डिग्री पे नहीं काट रहा है, मतलब वर्ग नहीं है, तो क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल आपका होगा आयत, ये सब कुछ नहीं होगा। पढ़ते हैं आगे। सीधी रेखा एल और एम एक दूसरे के समांतर है, ए और बी रेखा एल पर स्थित है, सी और डी एम पर स्थित है, ई बिंदु सीधी रेखा एल और एम के ठीक बीच स्थित है। अभी जो आपने पढ़ा था वही सेम क्वेश्चन है, इसको भी बना लीजिएगा। ए ई सी का मान कितना होगा यदि ए और सी के बीच ए एक ही तरफ स्थित है। ठीक है, देखो दो लाइन की लड़ाई है, एक एल है और एक एम है। ए और बी एल पर स्थित बिंदु है, ए और बी एल पर स्थित बिंदु है, सी और डी एम पर स्थित बिंदु है। आगे कह रहा है ई एक बिंदु है जो सीधी रेखा एल और एम के बीच है, ई एक बिंदु ऐसा है। ई ए बी 50 है, ई ए बी जो है 50 है, ई ए बी जो है ये 50 दे रखा है। अब आपको सुनना है, देखिए मैंने क्या बोला, वापस आ गए, उस क्वेश्चन के पास थे ना, हाँ जी। अब ये बोल रहा है कि एल और एम के बीच स्थित है, सभी इस तरह से है कि ई ए बी 50 से है, तो ई ए बी को 50 बना दिया। फिर कह रहा ई सी डी 70 है, ई सी डी ये 70 है, इसको कब तक छोड़िएगा, इसको भी मिला दीजिए। ए ई सी का मान हमसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। यदि ए और सी बिंदु ई के एक ही तरफ स्थित है, ए और सी जो है ई के एक ही तरफ स्थित है, इधर है, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें जो है इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन आपको ये समझ के चलना है कि ये सीधा लाइन होगा, आपको ये मानकर चलना होगा कि ये लाइन सीधा होगा, तभी आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये सीधा लाइन है मेरे मित्र,
ये लाइन पैरेलल है तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। और मुझे पता है कि ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल यानी 120। या ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो 7 5 12 120 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, और ये सीधा लाइन है तो 180 बनाएगा यानी 120 होगा। यानी हर हाल में आपको 120 डिग्री ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक एक सम पंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। सम पंचभुज, पंचभुज में 5 भुजा होता है, परिमाप का मतलब भुजाओं का जोड़ा, 5 दूना 10a, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक त्रिभुजाकार मैदान की 2 भुजाएं 41 मीटर और 28 मीटर है, इसका परिमाप 84 मीटर है। त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी बताना है। देखिए जब छोटे शीर्षलंब की लड़ाई जब आ जाती है तो छोटा शीर्षलंब कब होगा, जब सबसे बड़े वाले भुजा पे लंब डाला जाएगा, वही सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा शीर्षलंब कब होगा, जब त्रिभुज में छोटे भुजा पे लंब डालेंगे। तो छोटा शीर्षलंब की बात कर रहा है तो बड़े भुजा पे लंब डालेंगे, जिसमें भुजा कितना कितना दे रखा है, 41 और 28। एक 41 है, एक 28 है, और इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 1 9 और 4 2 6 69 आ रहा है। अब पूरा परिमाप 84 है तो 84 में अगर 69 को आप माइनस करिएगा, 14 में से 9 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1 15। तो अगर ये 15 है, ये 28 है, तो इसको 41 बना लीजिए क्योंकि छोटा शीर्षलंब आपको चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल आप हीरोन्स फार्मूला से लगा सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला से क्षेत्रफल लगाइएगा, पहले तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए। अगर हम बेस को 41 बना दें तो हमारा हाइट h हो जाएगा, हाँ या नहीं। उसके बाद हीरोन्स फार्मूला कहता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट में, हाँ या नहीं। वही काम यहाँ करिए। तो एस मतलब आधा परिमाप, पूरा जैसे दे लो 84 तो आधा जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। अब 42 में एक बार 41 घटाइएगा तो 1 आएगा, फिर 42 में एक बार 28 घटाइएगा तो 14 आएगा, फिर 42 में एक बार 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 27। बस इसी को काट पीट करिए, खत्म कहानी करिए। 14 तिया 42 तो 2 14 का 1 14 हो जाएगा, 27 तिया 81 का 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो h बराबर 14 नामा 126 दूना 252 अब बटा 41, 41 से डिवाइड करिएगा तो 40 तक 240 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो डिवाइड करिएगा आप तो 6 पॉइंट, देखो 6.12 है और 6.15 है, तो आपको यहाँ कंप्लीट डिवाइड करके आंसर करनी है। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। कह रहा है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समान है। देखिए हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, समान से आप सर्वांगसम भी समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो सिमिलर ही लिखेगा, कंफर्म रहिए। तो इसका मतलब समरूप है, ट्रांसलेट किया हुआ है, इसका मतलब है समरूप। इसका मतलब क्या है, समरूप है। हाँ जी, तो ए बी सी डी ई एफ के समरूप है, तो हम यही समझ कर चलेंगे, ये मानकर चलेंगे कि इसका जो ऑर्डर होगा लिखने का, ऑर्डर जो होगा वो यही क्रम होगा, ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा और सी एफ के बराबर होगा, हाँ या नहीं। अब हम देख लेते हैं कि लड़ाई किसके साथ लड़नी है, क्षेत्रफल के साथ या परिमाप के साथ। परिमाप की बात किया गया है, ठीक है, परिमाप की बात किया गया है। और ये भी ये सब दे रखा है, तो कह रहा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा। देखो जी, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज हमारे पास डीईएफ है, डीईएफ है, ठीक है, जिसमें दे रखा है ए बी 6 और डी 8, ई एफ 10 और एफ डी 14, एफ डी 14। एबीसी का परिमाप क्या होगा। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, साइड रहे चाहे अल्टीट्यूड रहे या मीडियन रहे या एंगल बाई सेक्टर रहे या पेरीमीटर रहे, सबके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, हाँ या नहीं। लेकिन जब परिमाप की बात करेगा तो जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो परिमाप का रेशियो होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। जो पेरीमीटर का रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। जैसे मैं अगर साइड में लेना चाहूँ तो मैं ए बी को ले सकता हूँ, ए बी डी ई के बराबर होगा, 6/8 के ही बराबर होगा। या आप ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये साइड तो दिया हुआ नहीं है तो आगे तो पता नहीं चलेगा।
अच्छा, इसका पेरीमीटर को हम P मान लेते हैं फिलहाल। अब DEF का परिमाप तो मुझे समझ में आ रहा है, 14, 8, 22 और 10 हो रहा है 32, तो मैं इसका पेरीमीटर को 32 लिख देता हूँ। आई 3/4 है, 4 से काटिएगा 8 बार में, यानी दूसरा वाला जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। अब ये सवाल में कोई भी दम नहीं था, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बताया गया उसको सिर्फ ध्यान में रखिए। दी गई आकृति में ABCD और APQR दो समांतर चतुर्भुज है, दोनों समांतर चतुर्भुज है। P पर 100 डिग्री बना रहा है, P पर 100 डिग्री बना रहा है, तो ये 100 है मेरे मित्र, तो ये भी 100 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। CDR पूछ रहा है, CDR ये वाला, तो मेरे मित्र ये लाइन पैरेलल है, आई ट्रांसवर्सल है, तो लगातार अंदर वाले एंगल का सम 180 होगा, मतलब ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है ABC ADE के समरूप है। जब ऐसा फिगर आ जाए, अब बात समरूप के साथ हो जाए, तो मुझे पता है कि जो समरूप की बात अगर करेगा, तब पता लगाना पड़ेगा कि पेरीमीटर की बात कर रहा है या एरिया की बात कर रहा है। एरिया की बात कर रहा है। अच्छा, आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जो छोटका ट्रायंगल है पूरा बड़का के साथ क्या होगा, सिमिलर। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, आइए दोनों में कॉमन होगा, ट्रिपल ए से ये सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों के एरिया का रेशियो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया का जो रेशियो होगा, अगर साइड देगा तो साइड का स्क्वायर कर लीजिए, और अगर भुजा देगा तो भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, तो भुजा ही है। जैसे ये दे रखा है 3, आई 2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, हमको तो पूरा चाहिए बड़े वाले ट्रायंगल का साइड, तो ये 5 हो जाएगा। तो ADE के एक साइड 3 है, तो आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, और ABC का एक साइड 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना है। अब AO का क्षेत्रफल जरूर दे होगा, जैसे ADE का क्षेत्रफल दे रखा है 18, और इसका क्षेत्रफल मुझे पता नहीं, तो हम डेल्टा मान लेते हैं। आई 9 बटा कितना हो जाएगा, 25, 9 से 2 बार में, यानी डेल्टा आ जाएगा 25 दूना 50, डेल्टा आ जाएगा 50, हाँ या नहीं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं NTPC CBT 2 के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब तक शायद बने होंगे या नहीं बने होंगे, जो भी अब तक बने हैं तो अभी जो है यहाँ पे कमेंट करिए इस लाइन तक कि सर हम यहाँ तक भी बने हैं, यहाँ तक हम पढ़े हैं, तब हम समझेंगे कि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कहता है AB और CD केंद्र O वाले एक वृत्त के समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, P और Q क्रमशः AB और CD पर है। इस प्रकार की PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है, तो POQ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। कैसे होगा एक बार सीख लीजिए। जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है और दो समांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, दो समांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है मेरे मित्र, तो ये समांतर स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, ये समांतर स्पर्श रेखा होगा। P और Q क्रमशः AB और CD पर स्थित बिंदु है। ये मान लो AB है और ये CD है, P और Q कहीं होगा, वो आगे पढ़ने से पता चलेगा। फिर कह रहा है PQ वृत्त को R पर स्पर्श करता है, यानी यहां से भी स्पर्श रेखा आपको खींचना पड़ेगा। PQ जो है वृत्त को R पे क्या करता है, स्पर्श करता है, ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो POQ का माप आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा, वो सेंटर होगा। POQ, अब ऐसा फिगर देखने के साथ आपको पता चलना चाहिए कि 90 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये टेंजेंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कांग्रुएंट आपको करना पड़ेगा यहाँ से, तब आपको पता चलेगा कि ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45। आई लाइन टेढ़ा नहीं होगा, एकदम सीधा होगा, समांतर रहेगा, तो ठीक है। हाँ जी, क्योंकि जो समांतर स्पर्श रेखाएं होती है ना, वो डायगोनल के एंड पॉइंट से पास करता है। समांतर स्पर्श रेखाएं डायगोनल के एंड पॉइंट से पास पास करता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होता है। और ये अगर स्पर्श बिंदु है, ठीक है, तो सेंटर से अगर ये वाला एंगल पूछ देगा, कौन वाला पूछ रहा था, यहां से अगर ये स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो ये एंगल सदैव कितना डिग्री याद रखना है, 90 डिग्री। PQRS एक वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज है जिसका केंद्र O है। PQR और PSR का अनुपात 11:7 है। PQ QR के बराबर है, तो OPQ कितना होगा। चक्रीय का मतलब होता है कि जिसका चारों वर्टेक्स जो हो वो सर्कल पे लाई करे। चारों वर्टेक्स कहाँ लाई करे, सर्कल पे लाई करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलने का काम करते हैं चक्रीय चतुर्भुज। PQRS, PQRS,
ठीक है जी। अब कह रहा है कि क्यू और एस पर, क्यू और एस, क्यू और एस के बारे में बोला जा रहा है, 11 और 7 का रेशियो है। हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। अगर यहाँ देखिएगा तो 11 7 18, 18 यूनिट की जो वैल्यू है वो 180 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 10, यानी ये आ जाएगा 110 डिग्री। ये वाला जो एंगल आ जाएगा 110 डिग्री, और ये एंगल आ जाएगा आपको 70 डिग्री। फिर बोल रहा है पी क्यू क्यू आर के बराबर है, पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है। ओ पी क्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसके डायगोनल भी होगा, ठीक है। चलिए इसको मिला देता हूँ, ओ पी क्यू, ओ यहाँ लगा दे, ओ पी क्यू, कुछ क्या रहा था, ओ पी क्यू। अगर वो यहाँ दे देते हैं सेंटर को, ओ पी क्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। या मैं ऐसा करता हूँ, अगर ओ पी क्यू पूछ रहा है ठीक है, हाँ जी, इस सेंटर को हम क्या करते हैं, इधर ले लेते हैं। अगर हम सेंटर को इधर ले लें, ठीक, तो ओ पी क्यू, ये वाला एंगल पूछ रहा है। उधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, अपना सुविधा अनुसार से हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या, कुछ बात देखेंगे कि मेरे मित्र ये दोनों कॉर्ड जो है वो इक्वल है, हाँ या नहीं। अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल बनेगा। तो इसके द्वारा देखा जाएगा कि सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा तो मुझे ये पहले पता करना पड़ेगा कि यहाँ जो बन रहा है यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। इसके द्वारा कहीं पर एंगल बनेगा तभी तो पता चलेगा। इसके द्वारा कहीं पे एंगल नहीं बन रहा है, इसके द्वारा कहीं पे एंगल नहीं बन रहा है। तो अगर मैं बनाना भी चाहूँ, अच्छा दो साइड बराबर था ना, आइसोसेलेस तो बना रहा होगा, ठीक है। फिगर को एक बार फिर से थोड़ा सा बनावे अच्छा से, फिगर को एक बार अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, देखिए मान लो एक सर्कल है, अब पी क्यू आर एस जो है एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज आपको बना लेनी है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से। पी क्यू आर एस कन्हू करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बोल रहा है कि क्यू और एस 11 और 7 का रेशियो बना रहा है। तो क्यू पर अगर 110 डिग्री बनेगा तो एस पर आपको कितना बनेगा, 70 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कह रहा है पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो पी क्यू जो साइड है वो क्यू आर के बराबर है, इसके बराबर है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताइए, अगर इसको मैं मिला दूंगा मेरे मित्र, ठीक है, तो देखिए फायदा क्या होगा। ये 110 डिग्री है, आइए एक आइसोसेलेस बना देगा। तो 110 है मतलब 70, तो ये 35 35 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा ओ पी क्यू कितना होगा। अब ओ पी क्यू की जो लड़ाई है, अगर ओ को मैं सेंटर को तो आगे पीछे ही रखना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही बीच में ही हो, कोई जरूरी नहीं है, इधर भी रख सकते हैं उधर भी रख सकते हैं, एक दो संभावना बन रहा है। तो ओ पी क्यू की अगर बात कर रहा है यहाँ से, ठीक है, ओ पी क्यू की बात कर रहा है, या इधर रख देता हूँ सेंटर, नहीं अच्छा लग रहा है उधर, ठीक है। क्योंकि 35 से कम कोई ऑप्शन भी नहीं है, ओ पी क्यू 35 से कम कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो मुझे सेंटर को इधर ही रखना पड़ेगा। इसका भी तो ध्यान हमें रखना है ना, सेंटर को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो है वो कम नहीं है। तो ओ पी क्यू, हाँ जी, ओ पी क्यू ये पूरा पूछ रहा है, मतलब ये वाला खाली पता हो जाएगा तो मैं काम कर लूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे देखना ये है कि जो दोनों कॉर्ड है, जैसे ये वाला कॉर्ड, इसके द्वारा यहाँ पे बन रहा है 35, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे बनेगा इसी के द्वारा वो बनेगा 70। तो यहाँ पे मेरे मित्र 70 ये आ जाएगा, हाँ या नहीं। केवल ये एंगल के बारे में पता करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। फिर अगर इस कॉर्ड को हम देखें, इस कॉर्ड को अगर हम देखें तो इस कॉर्ड के द्वारा, इस कॉर्ड के द्वारा 35 बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बनना है, तो 70 ही बनना है। तो 70 70 आप देख सकते हैं कितना होता है, अच्छा ये तो सेंटर है,
तो ये अगर सेंटर है तो ये तो रेडियस का काम करेगा, ई वाला, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, होगा ना। जिसमें 140 अगर ही हो गया तो 40 यानी ये आपका 20 हो जाएगा, और ये आपको कितना हो जाएगा 20 डिग्री, यानी 35 और 20 55 डिग्री, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैंने सेंटर को ऊपर नहीं बनाया, रीजन ये है कि मैं ऊपर भी बना सकता था, बट मेरा आंसर जो है 35 से कम जाता, जबकि 35 से कम कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो रखेंगे इन बातों का ध्यान, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित है। अगर दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे दो जीवाएं एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी जो है एफ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ए एफ 12 है, ए एफ पूरा 12 है, अब बी एफ 4 है, ये पूरा 12 है मतलब ये 8 होगा, ये पूरा 12 है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है लिखने की, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे पढ़ करके। आगे कहता है सी एफ जो है 16 है, सी से लेकर एफ तक की जो बात की गई है वो 16 किया गया है, और सी डी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ई वाला लंबाई थोड़ा देर के लिए एक्स मानो, ये आपका 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक फार्मूला आपको पता होगा कि ये जीवा अगर बाहर कट करे तो जीवा दो तरीके से कट कर सकता है, या तो बाहर या तो अंदर। अगर बाहर कट करेगा तो फार्मूला याद रखना, एफ ए इंटू एफ बी, एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ डी इंटू एफ सी, शुरुआत एफ से ही करनी है, एफ सब में रहेगा, एफ डी इंटू एफ सी। एफ ए की अगर बात करें तो एफ ए है 12, और एफ बी की अगर बात करें तो एफ बी है 4, और एफ डी जो है वो है 16 माइनस एक्स, और एफ सी जो है वो है आपको 16। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, 12 चौ 48, 16 तिया 48, यानी एक्स का वैल्यू 16 में से 3 जाएगा तो 13 तो निकल ही जाएगा। लेकिन यही जीवा जब अंदर में स्पर्श करे, ऐसे ऐसे काटे, मान लो एफ पर काट रहा है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ए एफ इंटू बी एफ बराबर डी एफ इंटू सी एफ, दोनों याद रखिएगा, दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 170 नंबर क्वेश्चन। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है। अगर चक्रीय चतुर्भुज दे करके अगर वृत्त का व्यास दे देगा तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकता है। तो वृत्त का व्यास है जिसका सेंटर ओ होगा, ए सी डी, अब ए बी सी डी, तो ए बी यहाँ सी बना दीजिए, यहाँ डी बना दीजिए। ठीक है, ऐसे। अब बोल रहा है कि जो ए सी डी है वो 35 है, ए सी डी ये 35 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि बी ए डी बैट, नहीं बी ए डी कितना होगा, बी ए डी ये पूरा एंगल पूछ रहा है। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180। अगर मुझे ये एंगल पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा, और पता है क्योंकि ये डायमीटर है, तो डायमीटर का जो एंगल होगा वो 90 होगा। यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये पूरा एंगल जो बन रहा है 90 और 35 125 बन रहा है, और इसका इसका जोड़ 180 होता है। तो 180 में अगर 125 को आप माइनस करिएगा तो 55 ही तो आएगा, आया नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 171 नंबर सवाल को देखते हैं, पढ़िए इसको क्या कह रहा है। 171 नंबर सवाल कहता है त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 cm है। समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज उसके कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। असीडी कोण सी का समद्विभाजक करता है, सीडी जो है कोण सी को समद्विभाजित करता है। देखो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोण समद्विभाजक ऊंचाई माध्यिका सब एक ही होता है, यानी ये लंब भी होगा, कन्फर्म रहिए। ई सीडी का मध्य बिंदु है वो होगा ही होगा। ठीक है, ई सीडी का मध्य बिंदु है। अच्छा, ई जो है सीडी का मध्य बिंदु है, बीच में है। तो हमसे बीई का लेंथ पूछ रहा है क्या होगा, बी से लेकर ई तक का लेंथ। यहाँ तो 90 बनाता ही बनाता है। ये समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का काम करेगा, तो समबाहु त्रिभुज के जो ऊंचाई होता है वो √3/2 गुना 1 भुजा होता है। ये पूरा 6√3 हो जाएगा, जिसमें 3√3 हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। अब बी पूछ रहा है तो 90 सामने हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये 12 है तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 3 का स्क्वायर 29 27।
तो ये आ जाएगा कितना 63, 9 सत्ते 63 यानी 3√7। सी ऑप्शन। कोई भी दम नहीं है। 172। त्रिभुज एबीसी में बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं और बीपीसी 128 है, तो एंगल ए क्या होगा। अब अंदर की बात अंदर में रहने दो, बाहर तो गया नहीं है। अब इसमें बोल रहा है बी और सी का जो समद्विभाजक है वो पी पर काटते हैं। अब अंदर में अगर बाइसेक्टर अगर मिल रहा है तो फॉर्मूला आपको पता होगा कि जो बीपीसी होगा वो 90 प्लस एंगल ए/2 होगा। लेकिन अगर बाहर में मिलता तो यहाँ पे खाली माइनस हो जाता है। अब बीपीसी 128 है तो यहाँ पे 128 रख दीजिए -90। और आपसे पूछ रहा होगा एंगल ए, 128 में 90 घटाइएगा तो 38 दूना 76, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 173। एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु एफ पर काटते हैं। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ना कि दो जीवाएं अंदर में काट रहा है, वही सेम क्वेश्चन आ गया। तो मैंने क्या बोला आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ए बी और सी डी वृत्त के अंदर एफ पर काटते हैं, जिसमें बोल रखा है कि ए एफ 4 है और बी एफ 6 है और सी एफ जो है वो 3 है और सी डी आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला याद करो, 10 इंटू 10 बराबर 10 इंटू 10, यानी 4 गुने 6 बराबर 3 गुने एक्स, 3 दूना 6 यानी 4 दूना 8। 174। त्रिभुज पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर का समद्विभाजक भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो अभी पढ़ाए थे वही सेम क्वेश्चन आ गया। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू पी आर का समद्विभाजक, कोण पी का समद्विभाजक क्यू आर से किस पे मिलता है, एस पे, और पी क्यू 12 है। और आगे कह रहा है कि पी आर 15 है, पी आर 15 है और क्यू आर 18 है। क्यू आर 18 है तो एस आर कितना होगा, एस आर को एक्स मान लीजिए, तो 18 माइनस एक्स। रेशियो याद रखना है, पी क्यू बटा पी आर यानी 12/15 बराबर 18 माइनस एक्स बटे एक्स। ठीक है, 3 चौ 12, 3 पचे 15, 4x 5x जुट जाएगा 9x हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ 18 पचे 90 यानी x बराबर आ जाएगा 10। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 175। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। वृत्त को स्पर्श करती है, इसका मतलब साफ है कि वृत्त जो होगा वो बाहर होगा। वृत्त कहाँ होगा, बाहर होगा। देखो जी, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया यहाँ पे, चलो यहीं पे रह देता हूँ। ठीक, करा एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए को वृत्त पर स्पर्श करती है। वृत्त को पी क्यू आर पर स्पर्श करती है, चतुर्भुज को बाहर करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से मुझे बनाना है कि चतुर्भुज बाहर लगे ऐसे, ठीक है। और नहीं भी स्पर्श करेगा, थोड़ा सा मानकर चलना है कि स्पर्श कर रहा है, मानने तो आप आगे रहते हैं वैसे भी। ठीक, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी। ए बी को पी पे स्पर्श करता है, ए बी को पी पर और बी सी को क्यू पर और सी डी को आर पर, सी डी को आर पर और इसको एस पर। ठीक है, जिसमें ए बी 16 दे रखा है, ए बी पूरा 16 है, यहां से लेकर यहां तक 16 दे रखा है, और डी एस 10 है, डी एस ये 10 है। फिर आगे कह रहा है आर सी 3 है, आर सी 3 है। चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप पूछ रहा है, कोई बात नहीं, आइए समझते हैं। ये पूरा 16 दे रखा है और कुछ नहीं ना बचा, डी एस 10 दे रखा था। हाँ जी, देखो मेरे मित्र, ये अगर 10 है तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो वो लेंथ में इक्वल होता है। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। ये 3 है तो ये भी 3 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर हम थोड़ा देरी के लिए x मान लें तो ये भी हमारा x होगा, तो ये हमारा 16 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये भी हमारा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब पेरीमीटर हमसे पूछ रहा था कि पेरीमीटर इसका क्या होगा, इसका परिमाप सबको जोड़ दीजिए। जब आप सबको जोड़ने जाइएगा
तो ऊपर से आपको 16 मिल जाएगा, यहाँ से 13 मिल जाएगा। इधर से 16 3 19 माइनस एक्स मिल जाएगा, इधर से 10 प्लस एक्स मिल जाएगा। एक्स वैसे भी कट जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए 16 और 13 33, 33 और 9 52 और 10 62 है नहीं, 29 10 39, 19 और 10 29 और 29 13 42 और 16 58। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब तो खैर किए ही होंगे, अगर नहीं किए तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। दोस्तों के साथ तो शेयर करना भूलें ही मत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बातचीत करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।